तो आज फिर शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ छूट गया था, उसको देखते हैं। हम लोग छोटे याद तक पढ़ लिए थे, अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। तो एक बार 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं और फिर चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? माउथ में। माउथ के बाद फैरिक्स में। फैरिक्स में जाने के बाद यहाँ से 2 पाइपें चलती हैं। एक विंड पाइप आपका हो जाता है और दूसरा फूड पाइप। इन दोनों को कंट्रोल करता है एपिग्लोटिस। इन दोनों को एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन। फूड पाइप के सहारे हमने देखा था कि फूड कहाँ पहुँच गया था। फूड पाइप के सहारे फूड सीधे कहाँ जाता है? स्टोमक में। स्टोमक में। तो पहला चरण ओरल कैविटी था, माउथ कैविटी। दूसरा चरण था फूड पाइप में। तीसरा चरण स्टोमक में। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में। हमने पढ़ा था कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बताएंगे? डी, जे और ई। डीजे और एक ये वाला पार्ट है ई। डी फॉर डेडुनम, जे फॉर जेजुनम, ई फॉर इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो हमने देखा था कि डेडुनम वाले पार्ट में ही अन्य 2 भी ऑर्गन आकर के जुड़ते हैं। एक तो आपका हो गया लीवर, और इसी पार्ट में क्या जुड़ता है? डेडुनम वाले पार्ट में ही पैंक्रियाज। एक तो आपका लीवर जुड़ जाता है, और एक क्या आ जाता है? पैंक्रियाज। तो हमने चर्चा कर ली थी ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, पैंक्रियाज, डेडुनम। डेडुनम तक आ गया था भोजन। डेडुनम में क्या होता है? पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पाचन हमेशा के लिए, मतलब वहाँ पर उसकी जो लास्ट अवस्था थी वो प्राप्त हो जाती है। पाचन पच गया होता है। डेडुनम में पूर्णतः 100% पाचन हो जाता है। पाचन की क्रिया लगभग यहाँ समाप्त हो जाती है। पाचन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट जेजुनम की तरफ। तो लिखाएंगे हेडिंग जेजुनम। जेजुनम में क्या क्या होता है देखेंगे। जेजुनम में क्या होता है? जेजुनम यह भोजन को सीधे इलियम के पास भेज देता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। जेजुनम में पाचन तथा अवशोषण न के बराबर होता है। जेजुनम क्या करता है? जेजुनम बस इतना करता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है अगले चरण की तरफ, इलियम की तरफ। डेडुनम से फूड कहाँ आएगा? फूड इलियम में। तो जेजुनम के द्वारा आगे बढ़ाता है। लिखेंगे इलियम।
सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इलियम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इलियम में क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक अवशोषण होता है। जो भी भोजन पच गया था सब का यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा। दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में। मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक पाचन पूछे तो ड्यूडेनम, सबसे अधिक श्वसन पूछे तो इलियम। यहाँ पर भोजन जितना भी था सब पच चुका है, अब उसका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह की पाइप हो और इससे भोजन पास कराया जाए तो क्या होगा, भोजन का कितना सरफेस जो है इसमें अटैच हो रहा है, तो काफ़ी कम सरफेस अटैच हो रहा है। इसलिए जितना भी भोजन हमने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी मशक्क़त के बाद पाचन किया था, वो क्या होगा, इतना ही अवशोषण हो पाएगा। बाकी तो इसके दीवार से अलग है, इलियम के दीवार से अलग है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि गॉड ने हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज कर दिया है। इलियम का स्ट्रक्चर कुछ खास तरीके का होता है, इसलिए खास तरीके का होता है ताकि काफ़ी से काफ़ी अधिक उसको सरफेस एरिया मिल सके। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा उतना अधिक भोजन का अवशोषण वो कर पाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है कुछ खास तरीके से स्ट्रक्चर होता है। कुछ खास तरीके से स्ट्रक्चर होता है ताकि भोजन जब यहाँ से जाए तो इसको टच करे, इसको टच करे, फिर इसको टच करे, काफ़ी अधिक एरिया इसको मिल जाएगा। देख पा रहे हैं आप, क्योंकि बहुत इसको घूम घूम के जाना पड़ेगा ताकि क्या होगा, इलियम अधिक से अधिक एब्जॉर्वेशन का कार्य कर सके। जितना अधिक ऑब्जर्वेशन होगा उतने अधिक आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं तो क्या होगा, फूड वेस्टेज चला जाएगा। इसलिए प्रकृति ने हमें यहाँ पर एक विभिन्न तरह का, एक विशेष तरह का स्ट्रक्चर इलियम में प्रदान करते हैं। इलियम में एक विशेष तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस लिए, ताकि भोजन का एब्जॉर्वेशन काफ़ी अधिक हो पाए। इसलिए इसके सरफेस एरिया को इस तरह का एक विशेष आकृति दी गई है, जिसे हम विली के नाम से जानते हैं। विली या कभी कभी विलाई भी मिलेगा, विली, इसको विली ही पढ़ा जाता है, कोई कोई किताबों में विलाई भी लिख देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिएगा, वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलियम में क्या पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, विली के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है, विली का सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण करना। विली के कारण ही सर्वाधिक अवशोषण कर पाना संभव हो पाया, क्योंकि स्ट्रक्चर जब इस तरह का घुमावदार होगा तो काफ़ी अधिक मात्रा में फूड इसमें अटैच होंगे इलियम के दीवारों से, यानी कि विली के दीवारों से। यही आया हुआ था क्वेश्चन पिछले एनटीपीसी में। बताएंगे छोटी आंत में एक अंगुली नुमा, इसे अंगुली नुमा संरचना कहा गया है, इसका नाम दिया गया है अंगुली नुमा, अंगुली नुमा संरचना। छोटी आंत की दीवारों में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जस्ट लाइक फिंगर, लेकिन है नहीं पूरा का पूरा, लेकिन एक इसको नाम दे दिया गया है, अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। उसका नाम बताएं, ऑप्शन ए बी सी डी दे देगा, तो वहाँ पर आप देख लेंगे विली कहाँ पर मिलेगा, किस ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक कर देंगे। विली का काम क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में अवशोषण करना, पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब कर लेना, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करना, उसको ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देना, ब्लड को दे देना। अब यहाँ से जो भोजन था, भोजन को क्या हुआ, यहाँ से भोजन को ब्लड में चला गया। विली के माध्यम से भोजन का जो अवशोषण हुआ था, जो भोजन का पाचन हो गया था, जो हमारे काम का एलिमेंट था, उसको विली के माध्यम से ब्लड में छोड़ दिया जाता है। और ब्लड पूरे बॉडी को रेगुलेट कर देता है, पूरे बॉडी को दे देता है। जो भी एनर्जी मिलेगा, जो भी यहाँ से भोजन का पाचन हुआ है, ब्लड में जाने के बाद तो आप जानते हैं सभी स्थानों पर बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड है, ब्लड के माध्यम से ये पूरे अंग को, पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। इसमें सहायता ब्लड को सहायता कौन प्रदान करता है, लीवर। लीवर ही क्या होता है, केमिकल फैक्ट्री होता है। जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं आगे हम पढ़ेंगे, सब टूटता फूटता सब लीवर में है। लीवर ही क्या है,
केमिकल लेबोरेटरी है, हमारे शरीर का केमिकल लैब है। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे शोध संस्थानों में केमिकल लैब होता है, उस तरह का हमारे शरीर का जो केमिकल फैक्ट्री है वो क्या है, लीवर है। लीवर ही भोजन को तोड़ता है अनेक फॉर्मेट में। जैसे किसी दिन आपने मान लीजिए विटामिन के छोड़ दिया, मतलब कम ले पाएँ, किसी दिन विटामिन B12 कम ले पाएँ, तो इसको क्या करता है लीवर, इनकी सहायता से बना लेता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक आपकी स्थिति यही बनी रहेगी, तो धीरे धीरे कितना वो मेंटेन करेगा, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा, फॉर्मेट खराब होने लगेगा, लीवर में प्रॉब्लम आने लगेंगी, छोटी आंत में प्रॉब्लम आने लगेगी, विली में प्रॉब्लम आने लगेंगी। लेकिन ये क्या है, बाय मिस्टेक कभी छूट गया कभी कभी, तो ये मेंटेन करने का काम करता है। हमें काफ़ी अधिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम सभी न्यूट्रिएंट्स प्रतिदिन ले नहीं पाते हैं, बैलेंस करने का काम लीवर करता है, इसीलिए उसको बोला गया केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो लीवर की सहायता से चला जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो भी हमने भोजन किया था CPL, सही जवाब है CPL, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स, इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो भोजन होता है, जो भोजन हम लेते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो जब सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है तो पचने के बाद भी तो कार्बोहाइड्रेट वाला ही एलिमेंट ज़्यादा आएगा, तो पचने के बाद भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट वाला ही एलिमेंट अधिक आएगा। पचने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट वाला एलिमेंट अधिक आएगा। तो आपसे पूछेगा कि मानव का पचे हुए भोजन का, जो भोजन पच जाता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो उसका फॉर्मेट ग्लूकोज होता है। क्यों ग्लूकोज बोला गया है, क्योंकि हम तो लेते तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स, लेकिन सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, ग्लूकोज की। इसलिए जो भोजन पच करके आया है उसको हम चेक करेंगे तो काफ़ी मात्रा ग्लूकोज की होगी, लिपिड्स एमाइनो एसिड की मात्रा कम होगी, ग्लिसरॉल की मात्रा कम होगी, ठीक है। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तब वहाँ पर आंसर होगा लिपिड्स। वसा के टूटने से ऊर्जा अधिक मिलती है, वो अलग क्वेश्चन है। किससे हमें ऊर्जा अधिक मिलती है, लिपिड्स से। वो न्यूट्रिएंट्स चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर सब क्लियर हो। यहाँ पर है पाचन, यहाँ पर ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन A, B, C, D, न्यूट्रिएंट्स जब पढ़ेंगे हम पोर्शन में उसको हम ज़्यादा डीपली से पढ़ेंगे। हम मोटा मोटी अब जान लेंगे कि मानव का जो पचे हुआ भोजन है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, आंसर लगाएंगे आप सीधे ग्लूकोज, क्योंकि हमने 3 प्रकार के भोजन लिए थे सर्वाधिक, उसमें सबसे अधिक मात्रा था कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ जो फॉर्मेट होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ये हमारा भोजन का फॉर्मेट था। लेकिन यह स्टोर किस फॉर्मेट में होगा, स्टोर किस फॉर्मेट में होगा, ग्लूकोज में हो जाएगा, नहीं। हमारा शरीर कभी भी ग्लूकोज के फॉर्मेट में एक्सेप्शन नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके लिए ग्लूकोज को तोड़कर किस में चेंज किया जाता है, ग्लाइकोजन में। तो स्टोर किस फॉर्मेट में होगा, स्टोर ग्लाइकोजन में। भोजन का जो पचने के बाद का फॉर्मेट क्या होता है, ग्लूकोज। स्टोरेज किस में होगा, ग्लाइकोजन में। स्टोर कहाँ होगा, लीवर में। स्टोर कहाँ होगा, लीवर में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेंगे इसको जल्दी से, जल्दी से लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम अगले स्टेप की तरफ। अब हम चलते हैं बड़ी आंत की तरफ, ठीक है। तो छोटी आंत का तीनों पार्ट कंप्लीट हुआ, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हम देखते हैं बड़ी आंत। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। छोटी आंत कंप्लीट हो गया, पैंक्रियाज। हेडिंग लगाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो बड़ी आंत, एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलता है, देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर कुछ भाग उबड़ा सा होता है। लिखेंगे बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। लिखिए बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, लिखेंगे सीकम, कोलोन और रेक्टम, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम यहाँ तक, उसके बाद साइड ये किसका हो गया, कोलोन का, कोलन, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, रेक्टम। लिखेंगे बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, कोलोन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो लिखेंगे पहला सीकम, यहाँ पर देख लेंगे जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत मिल रहा है वही फर्स्ट पार्ट है सीकम। सीकम के बाद क्या होता है, कोलोन, कोलोन के सबसे लास्ट में क्या है, रेक्टम। 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक एक करके हम लिखेंगे सभी चीज़ों को। लिखेंगे सीकम, सीकम ये वाला पार्ट है, सीकम। लिखेंगे यह वह पार्ट है जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से अटैच होता है, अर्थात सबसे पहला, बड़ी आंत का सबसे पहला भाग सीकम है। वो लिखेंगे सबसे पहला स्थान सीकम में, वह स्थान जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत मिलते हैं, वह स्थान जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत मिलते हैं, एक अलग संरचना पाई जाती है, एक अलग संरचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। देख लेंगे पिक्चर में यहाँ पर, वह स्थान जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत मिल रही है, एक नीचे थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ भाग है रेड कलर का, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। तो बड़ी आंत का 3 पार्ट होता है, हमने देखा सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम क्या होता है, तो सीकम वह स्थान होता है जहाँ पर बड़ी आंत छोटी आंत से मिलती है। यहाँ पर लिखेंगे सीकम में, सीकम के पास ही जहाँ पर फर्स्ट टाइम बड़ी आंत छोटी आंत से मिलती है, एक बाहर निकला हुआ भाग होता है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है, कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो ऑपरेशन कराना होता है, सही है। और क्या क्या होता है, डॉक्टर बोलता है फट जाएगा। चलिए देखते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में, जब मनुष्य जंगलों में घूम कर जीवन यापन करता था, घूमकर जीवन व्यतीत करता था, और क्या खाता था, कंदमूल खाता था, मतलब पेड़ पौधे। हम जानते हैं पेड़ पौधे में क्या होता है, सेलुलोज। तो ये अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता था, मतलब यह एक डेवलप्ड ऑर्गन था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ, व्यक्ति ने सेलुलोज से धीरे धीरे हम लोग किधर चले आए, दूसरे फूड प्रोडक्ट की तरफ, कार्बोहाइड्रेट की तरफ आ गए हम लोग। प्रोटीन, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मेट ही है, लेकिन हम दूसरे फॉर्मेट की तरफ आ गए, ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज, मतलब ये सेलुलोज वाला फॉर्मेट खाना कम कर दिए। तो काफ़ी लंबे समय के बाद यह ऑर्गन इनएक्टिव हो गया। अपेंडिक्स क्या हो गया, एक्टिव मोड से इनएक्टिव मोड में आ गया, अर्थात यह एक अवशेषी अंग हो गया। मतलब ये माने कि अब इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, इसलिए इसको काट कर निकाल भी देंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन फिर अगर व्यक्ति धीरे धीरे सेलुलोज का सेवन कर ले तो आने वाले कुछ समय में, आने वाले 50 सालों में, 40 सालों में फिर ये डेवलप हो जाएगा। जैसे जो जानवर ये खाते हैं, जैसे कि घास फूस या कुछ भी खाते हैं जैसे जिसमें सेलुलोज होता है, उनका अपेंडिक्स काफ़ी मजबूत होता है। जैसे कि हो गया, बहुत सारे जानवर हो गए, मवेशी हो गए, हाथी हो गए इत्यादि, उनमें क्या होता है, अपेंडिक्स मजबूत होता है।
ठीक है, लिखेंगे इसमें सिक्कम में जल का अवशोषण होता है। इस पार्ट में जल का अवशोषण होता है। आगे लिखेंगे दूसरा कोलोन, दूसरा लिखेंगे कोलोन। दूसरा लिखेंगे कोलन। लिखेंगे यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा पार्ट है। बड़ी आंत का सबसे अधिक पार्ट है, मतलब सबसे अधिक लंबाई कोलन की होती है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, सबसे बड़ा पार्ट है। लिखेंगे इस पार्ट में एक ई कोली नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि पचे हुए भोजन को, डाइजेस्टेड फूड को मल में परिवर्तित करता है। यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किस पार्ट में? कोलन वाले पार्ट में। कोलन वाले पार्ट में क्या होता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या कार्य करते हैं? पचे हुए भोजन को मल में रूपांतरित करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ वास्ट मटेरियल करते हैं। जो भोजन पच गया है उसका रूपांतरण किस में करते हैं? मल में। कौन करता है यह काम? ई कोलाई। तो ई कोलाई को जीवित रहने के लिए हमने इसको क्या प्रदान किया? भोजन। तो ई कोलाई भी हमें बदले में विटामिन के तथा B12 देता है। इसी अवशिष्ट पदार्थ से हमें विटामिन के तथा B12 प्राप्त होता है। अतः ई कोलाई से भी हमें विटामिन के और B12 मिला, और ई कोलाई को भी जीवित रहने के लिए भोजन कौन दिया? तो इसको भोजन तो मानव शरीर दे रहा है, और ई कोलाई बदले में क्या दे रहा है? विटामिन के तथा B12 प्रदान कर रहा है। इस तरह दोनों एक दूसरे के हेल्पफुल हैं, अर्थात ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। लिखेंगे जल्दी। ये दोनों जीवन संबंध में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, अर्थात इस संबंध में दोनों को फायदा है। मनुष्य को भी फायदा है और साथ में रहने वाले बैक्टीरिया को भी फायदा है। लिखेंगे ई कोलाई जन्म से ही मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ई कोलाई जन्म के समय से ही मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे रेक्टम। अगला हेडिंग देंगे रेक्टम। लिखेंगे यह सबसे अंतिम भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। रेक्टम में सभी मल आकर जमा होते हैं। यहाँ पर जो भी मल बन गया धीरे धीरे यहाँ पर स्टोर होता है, और सबसे निचला भाग को एनस कहा जाता है। एनस के माध्यम से बाहर त्याग दिए जाते हैं। लिखेंगे रेक्टम में सब जमा होते हैं और एनस के माध्यम से त्याग दिए जाते हैं। तो ये जा करके आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें भी कुछ है नोटेड पॉइंट है, उनको लिख लेंगे। चलिए 2-4 हेडिंग देके और भी इम्पोर्टेंट लाइन लिख लेंगे। लिखेंगे पहला, अब हम देखते हैं कुछ जानवरों में क्या होता है, जैसे गाय, भैंस और भी बहुत सारे जानवर हैं। उनमें अब देखेंगे कि वो भोजन करने के बाद जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। उसका कारण क्या है? तो लिखेंगे ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, उसी को मुंह चलाने को जुगाली कहा जाता है। ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, रूमिनेंट कहा जाता है। या दूसरा नाम कोई बताएगा? या रोमंथी या रोमंथी कहा जाता है। इसमें क्या होता है?
तो इसमें एक अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये तो मानव का हो गया। इनमें देखेंगे, इनमें क्या होता है, स्टोमक से ठीक पहले, स्टोमक से ठीक पहले, स्टोमक से ठीक पहले एक प्राइमरी स्टोमक पाया जाता है। स्टोमक से ठीक पहले एक प्राइमरी स्टोमक पाया जाता है। स्टोमक से ठीक पहले प्राइमरी स्टोमक पाया जाता है। इसी स्टोमक में ये जीव जो जानवर होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, और जब खाली समय बचता है तो यहाँ से भोजन को फिर निकाल कर, जैसे यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े में भोजन को जल्दी खा जाते हैं, और यहाँ पर सब स्टोर हो जाता है। वो फिर जब जुगाली करने बैठते हैं, खाना खाने के बाद उसको क्या करते हैं, पागुड़ करते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब ये सारा फिर से, उनमें ऐसी क्षमता है, मनुष्यों में नहीं है, फिर से इसको धीरे धीरे निकालते हैं, मुंह के पास लाते हैं, और इस बार छोटा टुकड़ा करते हैं। फिर से निकालने के बाद इसको जुगाली करते हैं, और बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं, और तब जाके ये स्टोमक में आता है। फिर यहाँ से पाचन प्रक्रिया शुरू होता है। आगे समझ में। तो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, वो स्पीड में खाने के चक्कर में भोजन को प्राइमरी स्टोमक में स्टोर कर लेते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, रूमिनेंट या रोमंथी हो गया। ऐसे ही एक और जानवर है, लिखेंगे ऐसे ही स्ट्रक्चर आगे लिखेंगे तो हो गया। अब देखेंगे, लिखेंगे अब क्या होता है, कुछ जानवर जैसे खरगोश, घोड़ा, कुछ जानवर खरगोश तथा घोड़ा में क्या होता है, बड़ी आंत छोटी आंत के बीच में, बड़ी आंत तथा छोटी आंत के बीच में, इन दोनों के बीच में, बड़ी आंत छोटी आंत के बीच में, लिखेंगे बड़ी आंत तथा छोटी आंत के बीच में एक, मतलब क्या कहें उसको, टैंक की तरह स्थान पाया जाता है। एक थैली के जैसी आकृति पाई जाती है। लिखेंगे एक थैली नुमा, एक थैली नुमा आकृति पाई जाती है। कहाँ पे, बड़ी आंत तथा छोटी आंत के बीच में। किसमें, खरगोश तथा घोड़े में। ऐसे कुछ जानवर होते हैं। इसमें बैक्टीरिया उपलब्ध होते हैं। लिखेंगे इस थैली नुमा आकृति में बैक्टीरिया उपलब्ध होता है, बैक्टीरिया उपलब्ध होता है। अतः इसे हम अंधनाल के नाम से भी जानते हैं। इस थैली का दूसरा नाम क्या है, अंधनाल। तो बस एग्जाम में एक बार इतना ही क्वेश्चन आया था, पिछले एग्जामों में, प्रीवियस पेपर में मिला ये क्वेश्चन कि अंधनाल किस में पाया जाता है, घोड़े तथा खरगोश में पाए जाते हैं। अंधनाल में होता क्या है, बैक्टीरिया होता है। ये कहाँ होता है, तो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के बीच में होता है, और ये बैक्टीरिया ही भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं। यह बैक्टीरिया ही इन जानवरों में भोजन के पाचन में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट 4-5 लाइनें उसको याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ होता है, समाप्त कहाँ होता है, कौन कौन से उसके लिए एंजाइम जिम्मेवार है। दूसरा, लिपिड्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है और उसके अंतिम स्वरूप को क्या कहते हैं। भोजन का जो स्टोर होता है, भोजन जो स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, सारे बातें हम पिछले क्लासों में पढ़ लिए हैं। इसको देखेंगे, कमेंट करेंगे आंसर को। जो जिनको आंसर बताने में दिक्कत हो रही है, पिछले 3 वीडियो को देखें, और फिर ये आखिरी वीडियो है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हुआ।